RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। विद्युत रसायन चैप्टर में हम आपको अभी तक विद्युत अपघट्य और चालकता के बारे में, जो चालक पदार्थ होते हैं उनके बारे में जानकारी दे चुके हैं, आयनन के बारे में आपको बता चुके हैं। अब इसके पश्चात हम आपको आज एक ऐसा टॉपिक बताने जा रहे हैं जो आपने कक्षा 10 और कक्षा 11 में भी पढ़ा है। अब यहाँ कक्षा 12 में भी उसकी जरूरत पड़ेगी, शायद हो सकता है आपसे आता भी हो, लेकिन चूंकि मुझे तो चैप्टर समझाना है, लगातार चलना है, तो उसी अनुसार हम आज का जो टॉपिक है उसको लेकर चलते हैं। और ये है आपका ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया, क्योंकि इसकी भी आवश्यकता आपको यहाँ पर पड़ेगी। इसी के आधार पर ये विद्युत रसायन चैप्टर के आगे के टॉपिक आपके तैयार होंगे। तो अगर आपको जानकारी है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर जानकारी नहीं है तो पहले आप इनके बारे में भी जानकारी कर सकते हैं, सीख सकते हैं। मुझे तो कर्मानुसार टॉपिक वाइज आपकी वीडियो तैयार करनी ही है। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑक्सीकरण को अगर हम लेकर चलें, जो आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में, उन्हीं परिभाषाओं को मैं यहाँ पर बताऊंगा। ऑक्सीकरण वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें ऑक्सीजन जुड़ जाती हो या हाइड्रोजन हट जाती हो। अपचयन उसकी उल्टी होती हैं, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन हटती हो या हाइड्रोजन जुड़ती हो, उन अभिक्रियाओं को अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। लेकिन इन अभिक्रियाओं की जो परिभाषाएं हैं, ये परिभाषाएं यहाँ पर हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा चैप्टर है विद्युत रसायन और विद्युत प्रवाहित होती है इलेक्ट्रॉनों के द्वारा या आयनों के द्वारा। तो यहाँ अब हम जो लेकर चलते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक परिभाषा लेकर चलते हैं। ऑक्सीकरण अपचयन की इलेक्ट्रॉनिक परिभाषा, इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना भी हम इसको बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं वे ऑक्सीकरण कहलाती हैं, और जिनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं उन अभिक्रियाओं को अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे कि अगर हम सोडियम धातु की बात करें, धातु की, तो धातुओं का गुण होता है कि वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने का गुण रखते हैं। तो चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हुए तो ये अभिक्रिया एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुई। और ऑक्सीकरण किसका हुआ? सोडियम का। सदैव ये ऑक्सीकरण अभिकारकों का होता है, तो इसको कह सकते हैं सोडियम का ऑक्सीकरण, सोडियम का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। इसी प्रकार से क्लोरीन जो परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके Cl नेगेटिव बना देता है, और यहाँ पर ये हो गया आपका क्लोरीन का रिडक्शन। अब यहाँ एक बात देखिए, यहाँ पर हमारा ये परमाणु है, ये इलेक्ट्रॉन भी है और ये आयन भी है। और ये आपको बताया जा चुका है कि जो चालकता होती है पदार्थों की दो कारणों से होती है, या तो आयनों के कारण या इलेक्ट्रॉनों के कारण, और दोनों ही हमारे यहाँ पर उपस्थित हैं। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया जिसमें आयन और इलेक्ट्रॉन दोनों उपस्थित होते हैं उन्हें कहा जाता है आयन इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया, आयन इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया। वैसे ये अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हुए ये ऑक्सीकरण, और जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण हुए वो अपचयन कहलाई। जब इन दोनों को एक साथ लिखा जाता है तो वो संपूर्ण अभिक्रिया कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया। एक अकेली न तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कभी होती, न ही अपचयन अभिक्रिया कभी होती, दोनों जब भी होंगी साथ होंगी। अगर एक परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा, और ये अभिक्रिया बन जाएगी Na+Cl = Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ये संपूर्ण अभिक्रिया। आगे जाने के पश्चात आपको इनकी आवश्यकता पड़ेगी, यही अभिक्रियाएं अलग अलग नामों से भी पुकारी जाएंगी। जैसे सेल का निर्माण होता है, क्योंकि विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए हमें सेल का निर्माण करना पड़ेगा, वो किस प्रकार से होता है, इन अभिक्रियाओं की वहां पर आवश्यकता होगी। इसलिए थोड़ी सी जानकारी मैंने कक्षा 11 की आपको दी। हो सकता है आप में से कुछ लोग इनको जानते भी हों कि भाई इलेक्ट्रॉन का उत्पन्न करना ही ऑक्सीकरण कहलाता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना वो अपचयन। यहाँ तो हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, बहुत बड़ी अभिक्रिया भी अगर आपकी होती है तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन दाईं ओर जुड़े हैं तो वो ऑक्सीकरण है, इलेक्ट्रॉन बाईं ओर जुड़े होंगे तो वो
अपचयन। वैसे इन ऑक्सीकरण और अपचयन के लिए आप हमारी कक्षा 11 की वीडियोस भी देख सकते हैं, अगर इसको विस्तार पूर्वक समझना है किस प्रकार से हम इन आयन इलेक्ट्रॉन समीकरणों के द्वारा समीकरणों को संतुलित करते हैं, इसकी जानकारी भी आपको हमारी कक्षा 11 की वीडियो में मिल सकती है। तो चलिए अब यहाँ पर तो फिलहाल ऑक्सीकरण अपचयन में तो हमें केवल इतनी ही जानकारी देनी थी। अब वापस हम टॉपिक पर आते हैं, चैप्टर पर आते हैं विद्युत रसायन, और उसमें हमारा अगला टॉपिक यही है सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसको कहा जाता है। तो इस सेल के टॉपिक को लेकर चलते हैं। वैसे एक बात और ध्यान रखना, इनको अर्ध अभिक्रिया भी कहा जाता है। ये संपूर्ण अभिक्रिया जैसे अभी आपको बताया कि ये संपूर्ण अभिक्रिया है और ये दोनों अर्ध अभिक्रिया कहलाती हैं। ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया और अपचयन अर्ध अभिक्रिया, और ये संपूर्ण अभिक्रिया। चलिए तो अगला टॉपिक लेकर चलते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल। अब आप इसकी परिभाषा किस प्रकार से लिखेंगे और इनको कहते क्या हैं, विद्युत रासायनिक सेल होते क्या हैं, वो हम आपको अब इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। थोड़ा सा देखिए, हम हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं और उसमें हमारे वेद पुराणों में, गीता में भी कुछ बातें इसी प्रकार की कही हैं। गीता में कहा गया है कि आत्मा को न तो मार सकता है, न इसको हम हथियार से काट सकते हैं, नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक है। तो वो जो था, कृष्ण जी ने कहा था कि आत्मा अमर होती है, वो एक रूप से दूसरे रूप में, एक शरीर से दूसरे शरीर में जा सकती है। हमारा शरीर भी दो भागों से मिलकर बना होता है, एक भाग होता है ऊर्जा और दूसरा हमारा भाग होता है द्रव्य पदार्थ। ये अमर होती है ऊर्जा और ये शरीर द्रव्य हमारा नश्वर होता है। लेकिन इन्हीं नियमों को बाद में जो विदेशी वैज्ञानिक थे, उन्होंने, किसी ने ऊर्जा संरक्षण का नियम बना दिया, किसी ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम बना दिया और किसी ने बना दिया E=mc², कि ऊर्जा और द्रव्यमान दोनों को एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। ये नश्वर नहीं होते, कंप्लीटली समाप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में इनको बदला जा सकता है। सेम वही बात यहाँ पर भी है। विद्युत और रसायन, रसायन जो होते हैं हमारे पदार्थों को ही कहा जाता है। तो विद्युत और रसायन का आपस में परिवर्तन, विद्युत हमारी एक प्रकार की ऊर्जा होती है और रसायन हमारा द्रव्य होता है। तो विद्युत रासायनिक सेल की परिभाषा हम कुछ इस प्रकार से कह सकते हैं कि वे सेल, वे उपकरण, वह प्रक्रिया, वह निकाय, आप कोई भी शब्द प्रयोग कर सकते हैं। किताबी रट्टा मत मारिए, किताबी ज्ञान को सेम टू सेम लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं है। वह उपकरण या वह प्रक्रिया जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को द्रव्य में या द्रव्य को पदार्थ को ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता हो, विद्युत रासायनिक सेल कहलाते हैं। वे उपकरण जिनके द्वारा विद्युत ऊर्जा को पदार्थों में या पदार्थों को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, सेल कहलाते हैं। इस आधार पर सेल दो प्रकार के होते हैं। एक सेल होता है गैल्वनी सेल, गैल्वनी सेल जिसको कहा जा सकता है, इसी को वोल्टीय सेल भी कहा जाता है। वोल्टीय सेल क्या होता है? वह सेल जो द्रव्य को विद्युत ऊर्जा में, इलेक्ट्रिसिटी में परिवर्तित कर देता है, यानी जिस सेल का उपयोग हम विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयोग करते हैं, वे गैल्वनी सेल या वोल्टीय सेल कहलाते हैं। और दूसरा होता है विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? जो आयनों में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी यहाँ पर हम विद्युत धारा प्रवाहित करके उसको दोबारा से पदार्थ में परिवर्तित कर सकते हैं। परिभाषा भी आप ये लिखेंगे कि वे सेल जिनके द्वारा विद्युत धारा को द्रव्य में परिवर्तित किया जा सकता है। पुराने समय में नाटकों में आपने देखा होगा, जैसे रामायण महाभारत वगैरह नाटक थे, इनमें क्या होता है कि प्रभु आए, वरदान दिया और अंतर्धान हो गए, गायब हो गए, एक जगह से गायब होकर फिर वो दूसरी जगह ट्रांसमिट हो जाते थे। ये प्रक्रिया हो सकता है पुराने समय में पुरातन वैज्ञानिक जो हों उनके पास ये ऊर्जा को द्रव्य में और द्रव्य को ऊर्जा में दोबारा से रूपांतरित करने की प्रक्रिया भी हो।
हनुमान जी को दिखाया करते थे कि हनुमान जी बहुत ताकतवर थे, अपने आकार को बड़ा भी कर सकते थे, छोटा भी। तो द्रव्य का आकार जो है वो श्रिंक किया जा सकता था, उसको छोटा परमाणुओं के रूप में, छोटे छोटे समान परमाणु के रूप में परिवर्तित करके उसी रूप में लाया जा सकता था, और बाद में उसको फिर बड़े रूप में भी लाया जा सकता था। तो ये वैज्ञानिक प्रक्रिया थी। कोई इन्हें काल्पनिक मानता है, कोई इन्हें वैज्ञानिक दृष्टि से देखता है। हम तो इनको वैज्ञानिक दृष्टि से देखते हैं, कोई मजाक के तौर पर लेकर चलता है, वो बात उनकी अलग है। तो चलिए, अब हमने गैल्वेनी सेल और विद्युत अपघटनी सेल, इनके दोनों के प्रकार आपको बता दिए। अब ये गैल्वेनी सेल और विद्युत अपघटनी सेल किस प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से इनको बनाया जाता है, इनकी कार्यविधि क्या है, वो अब हम स्टेप वाइज अगले वीडियो में लेकर आपके सामने आएंगे। सबसे पहले हम आपको गैल्वेनी सेल की विस्तार पूर्वक व्याख्या लेकर चलेंगे। लेकिन यहाँ गैल्वेनी सेल से पहले, सेल बनाने से पहले हम एक नया टॉपिक लेकर चलते हैं, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या होता है? इलेक्ट्रोड जनरली हम इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करने का जो कार्य करते हैं वो धातुओं में देखते हैं। धातुएं वे होती हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन उत्पन्न कर सकती हैं, इलेक्ट्रॉन को त्याग सकती हैं। तो उसी आधार पर इलेक्ट्रोड भी, छड़ जो बनाई जाती है, जैसे बैटरी देखी होगी आप लोगों ने, उसमें ज्यादातर धातुओं का प्रयोग किया जाता है। सेल होता है बैटरी में डालने वाला, टॉर्च में डालने वाला, उसमें भी देखा होगा ऊपर एक कैप सी लगी होती है, उसके अंदर एक कार्बन रोड होती है, लेकिन ऊपर फिर भी कैप लगी होती है। सेल के बिल्कुल नीचे की ओर जस्ते की एक प्लेट सी लगी होती है, वहां भी धातुओं का प्रयोग किया जाता है। और जो ये इन्वर्टर वगैरह की बैटरी होती है, इसके अंदर भी जो टर्मिनल बनाए जाते हैं, जो रोड बनाई जाती है, वो आपकी धातु की ही होती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड क्या होता है? एक ऐसा निकाय, ऐसा सिस्टम जिसमें हम एक धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में खड़ा कर दें। अगर किसी धातु की छड़ को, धातु ले दी हमने M, उसी धातु के लवण, धातु का लवण का विलयन ले लें और उस विलयन में हम उसको डिप करके छोड़ दें, डुबो के छोड़ दें। जैसे हमने धातु ले ली कॉपर, यहाँ पर हमने कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन ले लिया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया, कॉपर क्लोराइड, कोई भी होना चाहिए उसी धातु के किसी लवण का विलयन। तो इस प्रकार का जो निकाय होता है, उस निकाय को ही इलेक्ट्रोड कहते हैं। जैसे बैटरी में कह दिया जाता है ना कि इतनी प्लेट की बैटरी है, वो जितनी प्लेट होती है वो उतने ही इलेक्ट्रोड होते हैं। अब ये इलेक्ट्रोड भी दो प्रकार के हो सकते हैं। इनमें एक में ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी, एक में अपचयन अभिक्रिया होगी, जो कि हम आपको इसी वीडियो में बता चुके हैं। तो इनमें से कुछ पदार्थ जो होते हैं, कुछ इलेक्ट्रोड्स, बल्कि हम पदार्थ की छड़ तो उसमें हो गई, लेकिन पूरे सिस्टम की अगर हम बात करें तो कुछ इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, कुछ में आपकी अपचयन अभिक्रिया। अब वो किस आधार पर होती है उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि जिन प्रक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं, जिन इलेक्ट्रोडों में इलेक्ट्रॉन, ये जो धातु है इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर देती है, आयनों के रूप में बदल जाएगी। तो जैसे हम ले लें कॉपर, 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके कॉपर धातु का निर्माण कर सकती है। उसी के साथ साथ जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करके Zn2 पॉजिटिव का निर्माण कर देती है। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए वो अपचयन अभिक्रिया, और जहां पर इलेक्ट्रॉन त्यागे गए वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। इस आधार पर हम इलेक्ट्रोडों को भी वर्गीकृत कर सकते हैं, इलेक्ट्रोडों का भी वर्गीकरण कर सकते हैं। लेकिन वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। अभी अगर हम केवल एक इलेक्ट्रोड के टॉपिक को ही लेकर चलें तो यहाँ पर हम केवल इलेक्ट्रोड की परिभाषा आपको बता रहे हैं, इसके प्रकार आदि को हम पहले अगली वीडियो में लेकर चलेंगे, फिर आपके सेल वगैरह आएंगे। तो इलेक्ट्रोड को दो बार से बता रहा हूं, वह निकाय, वह सिस्टम, वह संयुग्मन जिसमें किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबो दिया जाए, डुबो कर रख दिया जाए, खड़ा कर दिया जाए, कंप्लीटली नहीं डुबोना है, इस बात का भी ध्यान रखना है, तो डुबाकर रख दिया जाए, ऐसा निकाय इलेक्ट्रोड कहलाता है। अब ये इलेक्ट्रोड से बाकी बची हुई जो परिभाषाएं हैं, और सेल तक पहुंचने के लिए हमें अनेकों परिभाषाओं से गुजरना होगा। जैसे हमें अपना कोई डेस्टिनेशन प्राप्त करना है तो हमें अनेक कठिनाइयों से गुजर कर जाना पड़ता है। तो वे कठिनाइयां अब इलेक्ट्रोड के बारे में आपके सामने आएंगी इलेक्ट्रोड के रूप में, जिनको हम अगली वीडियो में सोल्व करेंगे। तो आज की वीडियो में जो भी आपने सीखा, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें इसकी जानकारी दे सकते हैं, हम उनके जवाब देने की भरपूर कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।